नमस्कार अभ्यर्थियों, आपको पता है यूपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम है 2, 3, 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाले हैं। ऐसे में जो हम सीरीज़ चला रहे हैं CDP प्लस हिंदी का, तो आप देखिए इसके पहले मैंने 2-3 क्लास ले लिया है और टाइमिंग इसका 8 बजे शाम को होता है। तो आप डेली इसको ज्वाइन करिए और इसमें आप जज करिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। CDP प्लस हिंदी का क्लास होता है। मैं आपको बिल्कुल भी श्योरिटी देता हूँ कि इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के सुपर टेट तक के PDF चाहिए, हैंड रिटेन PDF चाहिए, सभी सब्जेक्ट के चाहिए, चाहे वह ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट हों, चाहे पॉलिटी हो, प्लस आपका संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट के जो प्लस स्टैटिक GK हो, तो जो भी चीज़ें, इन्वायरमेंट हो, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको चाहिए तो मात्र 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, 6386087535 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको वो PDF की डिमांड करनी है। बस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है 2-3 वीडियो आ चुका है, आप देखिएगा। यह रेगुलर आ रहा है। अब जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, यह रेगुलर आएगा। टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए। ये 2013 का जो मैं पेपर करवाने जा रहा हूँ 2013 का है। आप इसको चाहे फर्स्ट पेपर देने वाले हों चाहे सेकेंड पेपर देने वाले हों, दोनों बच्चे अभ्यर्थी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, देर न करते हुए। इसका व्याख्यान भी दिया गया है नीचे, आप लोग इसको डिटेल में स्टॉप करके पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी। निम्न में से पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरणों के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? एक बात और रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे, अगर आप कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हैं पूरे हिंदी और CDP के मिला के, कितने क्वेश्चन आप करेक्ट किए, ईमानदारी से आंसर मत चेक करिएगा, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बताइए, निम्न में से कौन से लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? क्या विश्वसनीयता होगा, वैधता होगा, वस्तुनिष्ठता होगा या फिर मानक होगा? इसका राइट आंसर वैधता होगा। ठीक है मेरे भाई। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो इसका अभिवृत्ति होगा। जो थर्स्टन थे, अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम से का प्रतिपादन किया था इन्होंने। जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो बता देंगे सृजनात्मकता का, मतलब कि सृजनात्मक चीज़ों का घटक है उत्सुकता, एक्टिव है ना, ये चीज़ें। यानी मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता, यह चीज़ें होनी चाहिए। अतः उत्सुकता क्या है? सृजनशीलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? राइट आंसर C होगा, मितव्ययिता। मितव्ययिता नहीं होगा और बाकी मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता, ये सारे हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे। गैमने निम्न में से किससे संबंधित है? गैमने किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? गैमने जो संबंधित है, गैमने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी से है। याद रखेंगे, गैमने या फिर गैगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर समाधान है और सबसे नीचे संकेत अधिगम है। इस तरह स्टेप है, आप देख सकते हैं। पहला संकेत है, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया है, श्रृंखला अधिगम है, फिर शाब्दिक अधिगम है, फिर बहुभेदन है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट में सांकेतिक। ठीक है मेरे भाई, सांकेतिक सबसे नीचे है, सबसे ऊपर है श्रृंखला। ठीक है मेरे भाई। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है। तो आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपान में कालानुक्रमिक आयु, जो आपका वास्तविक आयु है, अपान इंटू 100 कर देते हैं। यानी बुद्धि लब्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मानसिक आयु के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कालानुक्रमिक आयु के। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बता देंगे व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 PF का प्रयोग किया जाता है। PF का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग करते हैं। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। यह शील गुण निम्न है, जैसे ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवादी, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्मगौरव, ये होना चाहिए। बुद्धि का तरल मौजिक
मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल, देखिए ये सब फैक्ट हैं तो आपको फैक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल द्वारा दिया गया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः, पहला है तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। याद रखेंगे, तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान का आधा पर परिकल्पित किया गया है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? तो बता देंगे विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता है, इसमें आवश्यकता अभिप्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, याद रखना है। मौजले के द्वारा दिया गया था आवश्यकता का सिद्धांत, अब्राहम मौजले। ठीक है भाई। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, जिसे पुनर्बलित अभ्यास कहते हैं। याद रखना है, जो व्यवहार में क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति से संबंधित नहीं है जो आपकी स्मृति में रहता है। स्मृति मतलब सोच होता है, धारण होता है, यानी कि पहचान है क्या, धारण है क्या, अनुभूति नहीं है। और धारण होता है, पहचान होता है, पुनर्स्मरण होता है, यह सब स्मृति से संबंधित है, लेकिन अनुभूति नहीं है। अनुभूति स्मृति से नहीं, आपको करंट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप ठंडे को अगर छुआ, आपने ठंडक ग्लास, एक ठंडे ग्लास को आपने छुआ तो आपको अनुभूति हुआ ठंडई का। आपने गर्म ग्लास को छुआ, टच किया तो उसको गर्म का अनुभूति हुआ। तो ये करंट में होता है, ये किसी मानसिक रूप से आपका स्मरण नहीं होता है। इतना याद रखना। मौजले के अभिप्रेरण सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आपने अभी देखा था, मौजले के अभिप्रेरण सिद्धांत को दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। 13 का राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है मेरे भाई, 13 का राइट आंसर, एक मिनट भाई, ए होगा इसका राइट आंसर, ए होगा। सॉरी माफ़ करिएगा, इसका राइट आंसर भाई ए होगा। आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है मौजले के सिद्धांत को। ठीक है मेरे भाई। यानी कि आप देख सकते हैं इनके 5 आवश्यक सिद्धांत दिए गए हैं यहाँ पे। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति की आवश्यकता। प्रधानाध्यापक का या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? विद्यालय का कौन सा नेतृत्व शैली बेहतर माना जाता है? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। प्रजा के तंत्र, मतलब छात्र जो हैं वहाँ पे सुरक्षा की भावना बनी रहे उनके अंदर और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता रहे तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में कोई भी व्यवधान न आए, सफल संचालन हो सके। यह सब सारी चीज़ें जो होती हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंदर आती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उनमें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसका अध्ययन का केंद्र बिंदु है? बता देंगे ड्रेवर ने ये दिया था। ड्रेवर के अनुसार यह कहा गया था मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बता देंगे बी, यानी कि बौद्धिक खेल में। चेस या कार्ड आप देखते हैं ताश पत्ते वगैरह वाला जो बच्चे खेलते हैं वह सब इसमें आ जाता है बौद्धिक खेल में। आवृत्ति संप्रत्यय है। आवृत्ति संप्रत्यय क्या है? एक प्रकार से क्रिया परक है, संज्ञान परक है और संवेगात्मक परक है। तो यानी कि ये तीनों राइट आंसर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की क्षमता है या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर या तो ए या तो बी है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि सीखने की भी क्षमता होती है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता या फिर समायोजन करने की योग्यता होती है बुद्धि। यह फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इसको 3 रूपों में परिभाषित किया था। तो याद रखना, फ्रीमैन बुद्धि परीक्षक को विश्लेषित किया था। फ्रीमैन, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। अधिगम का जो संबंध है बोध से है। अधिगम मतलब बोध होता है और प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है भाई, याद रखेंगे। थॉर्नडाइक जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था यह भी आप बताएंगे, मैं बताने ही वाला था लेकिन आप जरूर बताएंगे। इन्होंने व्यवहारवाद की एक तरह से चिंतक वर्गीकरण किया था, यानी थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार अगर देखा जाए तो व्यवहारवादी था। यानी शारीरिक गठन और शक्ल सूरत या ऐसा कुछ नहीं था, चिंतन और कल्पना था इनका। चिंतन करना और कल्पना करने पे आधारित था इनका पूरा उदाहरण। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, फिर प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, फिर स्थूल विचारक व्यक्तित्व। याद रखना, थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किए थे ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो भूलने का सिद्धांत प्रतीपकारी अवरोधोतक होता है।
प्रतीपकारी अवरोधक यह मान सकते हैं हम लोग। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध नहीं होता है जिससे आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। प्रतिबोधिता यह नहीं होता है। प्रतिच्छायित यह भी नहीं होता है। आपका राइट आंसर बी होगा इसका। यानी प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है जिससे मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं यानी विषय वस्तु पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है मानसिक विकार को दर्शाते हैं और 1 नहीं दर्शाता है। तो सी इसका राइट आंसर है, जो संबंध को दर्शाता है, यानी कि मानसिक विकार को नहीं दर्शाता है। भाग्यनाशा, तनाव और चिंता यह सब के सब निगेटिव वर्ड हैं, यानी कि यह सब के सब मानसिक विकार को दर्शाते हैं, याद रखेंगे। और भूल एवं त्रुटि यह भी मानसिक विकार को दर्शाता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो याद रखना है किशोरावस्था भैया, 9 से 12 साल जो होता है संघर्ष का काल, तनाव का काल है ना, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा जाता है। इसको स्टैनले हॉल ने बताया था। पावलाव किस पे खोज किए थे? कुत्ते पे किए थे। चूहे पे किसने किया था? स्किनर ने किया था। बिल्ली पे किसने किया था? आप बताएंगे। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर किया था। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है, अर्थात अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित किया होता है। ठीक है मेरे भाई, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सीखने का वक्र क्या होना चाहिए? यहाँ पे सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। सीखना कभी एक समान नहीं होता, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तथा कभी सीखने में मंद हो जाती है। सीखना बंद हो जाता है या फिर मंद हो जाता है, धीरे धीरे होता है। उसे हम कहा जाता है पठार, सीखने का पठार कहा जाता है। और सीखने के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींचकर करते हैं। इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो राइट आंसर इसका सी होगा। व्यक्तित्व का ध्यान, भिन्नता रखनी चाहिए। व्यक्ति का भिन्नता होना चाहिए, यानी शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है। व्यक्तिक भिन्नता के कारण छात्रों में बुद्धि स्तर, समझ का स्तर भिन्न भिन्न होता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना अधिगम कार्य अच्छी तरह से चला सकता है। यानी कि आपको यह जज कर लेना है कि कौन सा छात्र बिल्कुल कमज़ोर है, कौन सा मीडियम है, कौन सा बहुत तेज़ है। तो जो कमज़ोर है, जो एवरेज है, उस पर थोड़ा सा हमें अच्छे से ध्यान देना है। उसको बार बार अधिगम के क्षेत्र में लेके आना, उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना, उसको मारना पीटना नहीं होता। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख कर चलना होता है। और जो तेज़ होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो तो अच्छे ही होते हैं। कुर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। भाई याद रखना है। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को सृजनशीलतावाद अधिक स्वतंत्रता देता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की कौन सी विधि है? दोनों विधियां जो ऊपर दी गई, ए और बी दोनों राइट होगा। मिश्रित विधि भी है, विचार सहचर विधि भी है। ये दोनों के दोनों अधिगम करने की विधि हैं, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिंदी के पेपर पर। आप लोग को बता दिया गया है, अगर आपको हैंड रिटन PDF चाहिए तो 6386087535 पर आप व्हाट्सअप करिए। मात्र 99 रुपीज़ में आपको सभी हैंड रिटन, आपको यूपी टेट तो बहुत कम समय बचा है, यूपी टेट का अभी कुछ टॉपिक आप उसमें क्लियर कर सकते हैं जो आपको टेस्ट में परेशान कर रहा है। और ऐसे में आप सुपर टेट का बहुत बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे अगर वो PDF ले लेते हैं तो। ठीक है मेरे भाई। अब आइए, पहला चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद, याद रखेंगे। चंदायन 1379 में लिखा गया था। राजकुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा कुतुबन ने मृगावती और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, याद रखेंगे, जो कि 1900 से 1918 तक माना जाता है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी, किसमें दिखाई पड़ी थी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी थी, 1918 को माना जाता है। ठीक है मेरे भाई। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? राइट आंसर तार सप्तक उन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सबके नाम देखिए, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्लस उसके बाद मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, राम विलास शर्मा थे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसका है? तो याद रखेंगे ये किसका है भाई? मोहनदास नैमिषारण्य का है, 1955 में जो कि लिखा गया था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हैं।
इदंमम रचना किसकी है? याद रखेंगे, राइट आंसर मैत्रेयी पुष्पा का है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो राइट आंसर इसका 100 अजान और 100 सुजान। बालकृष्ण भट्ट ने बताया था 100 अजान 100 सुजान, इसको रट जाइए बिल्कुल, ठीक है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, तो बता देंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान के बारे में लिखा हुआ है। गोदान उनकी आत्मकथा यानी कि उपन्यास है भाई, आत्मकथा नहीं उपन्यास है। इसके बाद कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, रामचंद्र का। अगर आप लोग को एक सीरीज और स्टार्ट करना है मैथ और संस्कृत का, तो आप लोग बताइएगा। मैथ और संस्कृत का भी मैं इस कुछ दिनों के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस दौरान मैं आपको एक सीरीज और दे सकता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए उसके बाद, ठीक है मेरे भाई। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो बता देंगे भरत मुनि जी का है, क्योंकि भाई पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? सभी चीज़ें जो इसमें दिया गया है, सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी होगा। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली, यह होना चाहिए इसका राइट आंसर। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो बता देंगे आपका बी राइट आंसर होगा, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि प्रेमाख्यानक कवि तथा अगेय व मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है। दंतव्य वर्ड आपको पता है दांत से बोला जाता है, तो आपको पता है सी, यानी कि त, थ, द, ध, है ना, यह सब आ जाता है, त, थ, द, न। और च वर्ग जो होता है तालव्य वर्ग है, क वर्ग कंठ वर्ग है ना, याद रखें। त वर्ग दंत्य वर्ग है, और य र ल व स यह अंतस्थ व्यंजन है, और स स उसमें व्यंजन में आ जाता है। 45 का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइएगा। सी दुग्ध तत्सम शब्द में आते हैं। उष्ट्र तत्सम शब्द है, ठीक है, याद रखना है। काष्ठ तत्सम शब्द है। निम्न शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या कहलाता है? पहले आने वाले शब्द को हम लोग वक्त कहते हैं। वक्त याद रखेंगे। वर्क, वक्त, वक्र, इस सब में अंतर है। देखिए वक्र होगा, शब्दकोश में पहले आने वाला वक्त है, क्योंकि वक्त में व के बाद क है, और सब में देखिए व के बाद र है ना, व के बाद र है, तो जाहिर सी बात है क आएगा पहले, और जो आधा वाला क है उसके बाद देखिए त है, और त जो है र के पहले आता है। त, थ, द, ध, न, फिर य, र, ल, व, स, र बाद में आता है, पहले त आता है, तो इसका मतलब पहला वाला सही है, ठीक है। जैसे आपको हिंदी इंग्लिश वर्डमाला में कभी काल के पूछता है, रीजनिंग वगैरह आप लगाते होंगे, तो उसी तरह इसका भी। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो बता देंगे मुमुक्षु। सब में छोटा उगमांतर रहेगा, म छु में, ठीक है भाई, 66 में याद रखना है। मरने की इच्छा, यानी कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है? तो बता देंगे अंग जो है अ से पहले आता है ना, अंग से अ से पहले आता है। हिंदी कोश में अंग अ वर्ड से पहले आता है, याद रखेंगे। अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं, याद रखना है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो बता दें कृतघ्न, भाई ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं? याद रखना, कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, तथा कृतज्ञ का आशय है जो किए गए उपकार को मानता है, यानी कृतज्ञ होता है राइट आंसर। क्योंकि कृतज्ञ और कृतज्ञ में दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे के विरोध हैं, याद रखना है। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है? तो बता देंगे स्थापत्य कला का। ताजमहल किसने बनवाया था? आपको पता ही होगा, नूरजहाँ के याद में शाहजहाँ ने बनवाया था भाई। अच्छा, कब बनवाया था, कब से कब तक इसका ड्यूरेशन था बनने का, आप ये भी बताएंगे, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या भरेंगे? स्थापत्य कला हो जाएगा भाई, इसका तो हो गया। स्थापत्य कला का काल भी कहा जाता है शाहजहाँ के पीरियड को। डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, क्या हो जाता है? दुविधा, याद रखना है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, तो इक नहीं अक भाई, अक लगा हुआ है, इक नहीं लगाना है, अक लगा हुआ है, लेख प्लस अक, लेखक, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। शुद्ध देशता भी है, उपयुक्तता भी है, क्रमबद्धता भी है, ठीक है ना। अन्य
से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या जो रचना है आपका डी यानी कि प्रभा खेतान का है। याद रखना, ये तब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आ जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर 56 का क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतन रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही जितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो बता सकते हैं आप, राइट आंसर रसलीन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक भाई। आवारा मसीहा यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बता सकते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन चरित्र है। ठीक है भाई। आवारा मसीहा 1974 में यह रचना तिथि है। पिता यानी कि कहानी के लेखक कौन है? पिता नाम के कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ज्ञान रंजन। याद रखना है, ये बात बहुत बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तिरछी, मोहनदास, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, है ना, यह सब के सब जो लेखक हैं यह किसके हैं? फेंस के इधर उधर, है ना। तो यह सब के सब लेखक जो हैं, ये सब जो कहानियाँ हैं किसके हैं? ज्ञान रंजन जी के हैं। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो राइट आंसर बी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नेक्स्ट पे आ जाइए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्ति है भाई? बहुत खूबसूरत पंक्ति है, भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा, आप सेट कर लीजिए इसको कि भगवती चरण जिसके इधर उधर जाएंगे, कल वहाँ रहेगा, आज यहाँ रहेगा, कल वहाँ रहेगा। भाई चरण इधर उधर होंगे, तो आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। तो इसके राइट आंसर ये हो जाएंगे। और इसके बाद इनके बहुत सारे और भी कहानी संग्रह, काव्य संग्रह हैं, देख सकते हैं। मोर्चाबंदी कहानी संग्रह तथा पतन चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक मेरे भाई, ये 2013 का हमने करा दिया। अगर आप चाहते हैं 2 सीरीज सर चलाएं दिन भर में, तो आप ज़्यादा इसको शेयर करिए, 1-2 दिन में आप बताइए, शेयर करके लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकें। अन्यथा कंडीशन में जो ये चल रहा है आप देखिए, दोनों फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, आप दोनों लोग देख सकते हैं इसको। अब अगला 2014 वाला हम लोग करेंगे कल और आप लोग रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रीवियस वाला जरूर देख लीजिए। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो 6386087535 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको सारे पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 99 रुपीज़ में। धन्यवाद।